Start with the name of Allah who's most gracious and most merciful. I welcome to all of you with Islamic greeting. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. आज जो हम डिस्कस करेंगे वो इंट्रोडक्टरी टॉपिक है कि बायोकेमिस्ट्री क्या है। हम उनके बारे में इंट्रोडक्शन देंगे, बायोकेमिस्ट्री क्या है और उसकी कौन सी बुनियाद कौन सी है और उसका फाउंडेशन जो है वो कौन सा है। तो हम डिस्कस करेंगे आज किसका इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री का हम इंट्रोडक्शन करवाएंगे आज। बायोकेमिस्ट्री क्या है और इस फील्ड की लेटर हम उसके बाद इम्पोर्टेंस भी लाएंगे, इनकी किस किस फील्ड्स में इम्पोर्टेंसेस हैं। तो आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री कर रहे हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं बायोकेमिस्ट्री, तो ये बायो और ये केमिस्ट्री, ये दो साइंस की बड़ी ब्रांचेस फील्ड्स हैं। एक है बायो और दूसरी है केमिस्ट्री, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। तो हम कह सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन है किसका, ये कॉम्बिनेशन है बायोलॉजी और दूसरी जो फील्ड है वो केमिस्ट्री। तो ये दोनों केमिस्ट्री और बायोलॉजी दे बोथ हैव, इन दोनों को बड़ी इंपॉर्टेंस है, इन दोनों की बड़ी वैल्यू है। तो जब ये मिलकर एक फील्ड बनाती है बायोकेमिस्ट्री तो उसकी इंपॉर्टेंस और ज्यादा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम कर रहे हैं बायोकेमिस्ट्री की बात। तो उसमें एक बायोलॉजी है और दूसरी केमिस्ट्री है। तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों की कॉम्बिनेशन जो है वो क्या हो रही है, वो बायोकेमिस्ट्री। तो सिंपल हम क्या कहते हैं, बायोलॉजी में जो सिस्टमेटिक स्टडी होती है, किसकी सिस्टमेटिक स्टडी होती है, सिस्टमेटिक स्टडी कहते हैं, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ लाइफ कहते हैं। तो सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ लाइफ क्या होती है, दैट इज नोन एज बायोलॉजी, उसको हम बायोलॉजी बोलते हैं। तो अब इस लाइफ के अंदर जिसकी हम सिस्टमेटिक स्टडी कर रहे हैं तो उनकी केमिस्ट्री क्या है। तो केमिस्ट्री के लिए हम क्या कहेंगे, केमिस्ट्री क्या है, तो हम केमिस्ट्री की अगर डेफिनेशन को जानेंगे तो हम कहते हैं लॉज एंड प्रिंसिपल्स, लॉज एंड प्रिंसिपल्स which govern chemical changes in matter। मैटर के अंदर जो केमिकल चेंजेस हो रही हैं उनके जो कायदे और कवानीन हैं, जब हम उनकी बात करते हैं तो वो क्या हो जाती है, वो केमिस्ट्री। अब ये केमिकल चेंजेस जब कीमियाई अमल लाइफ के अंदर आ जाता है तो उसमें जो हम जिस फील्ड की स्टडी करते हैं वो क्या होती है, वो होती है बायोकेमिस्ट्री। तो ये जो केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि एवरीथिंग इज मैटर, हर चीज मैटर होती है, तो ये केमिकल चेंजेस जो केमिस्ट्री के केमिकल चेंजेस हैं, केमिकल रिएक्शंस हैं, केमिकल प्रोसेसेस हैं, वो जब लाइफ के अंदर प्रोसीड होते हैं, लाइफ के साथ कंसर्न होते हैं, तो हम उनको क्या कहते हैं, हम उनको बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। तो हम क्या कहेंगे, बायोकेमिस्ट्री की अगर डेफिनेशन देखेंगे तो हम बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, हम कहेंगे ये सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेसेस कंसर्न विथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो क्या कहेंगे हम, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेसेस प्रोसीड्स और हम कह सकते हैं कंसर्न विथ किसके साथ वो कंसर्न है, कंसर्न विथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ वो केमिकल प्रोसेसेस जो कंसर्न हैं उसमें हम किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे एनिमल्स की, कि एनिमल्स के अंदर कौन से और दूसरे जो प्लांट्स हैं, जब हम उनकी बात करेंगे तो प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर जो केमिकल प्रोसेसेस प्रोसीड हो रहे हैं तो उन केमिकल प्रोसेसेस को जब हम सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको बायोकेमिस्ट्री। तो स्पेशली इसके जो केमिकल प्रोसेसेस हैं वो केमिकल प्रोसेसेस कौन से होते हैं, केमिकल प्रोसेस हम इसमें सिंपली
जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं वो जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रोसीड होते हैं, जब उनकी हम सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं कि ये सारे केमिकल प्रोसेसेस कैसे प्रोसीड हो रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, तो उनको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज द बायोकेमिस्ट्री। तो ये इसकी जो बेसिक जो बुनियादी जो डेफिनेशन है वो बायोकेमिस्ट्री की ये है कि सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेसेस प्रोसीड आर कंसर्न विथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ जो केमिकल प्रोसेसेस कंसर्न है, जिसमें हमने कि कौन से प्रोसेसेस केमिकल जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ कंसर्न है, तो उसमें हमने बात की किसकी, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस की, कि मेटाबॉलिक प्रोसेस में लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो चीजें बन रही हैं केमिकल रिएक्शंस के दौरान और जो उसकी ब्रेकडाउन हो रही है, तो वो सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में आ जाएंगे। तो जब उनकी बात करेंगे इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, तो वो हो जाती है क्या, बायोकेमिस्ट्री। अब इस बायोकेमिस्ट्री को समझने के लिए इनकी तीन प्राइमरी स्टेजेस होती हैं, तीन प्राइमरी एरियाज होती हैं। क्या होती है, तीन प्राइमरी एरियाज होते हैं। किसके तीन प्राइमरी एरियाज होते हैं, बायोकेमिस्ट्री के। कौन से होते हैं तीन प्राइमरी इसके एरियाज, तो जब हम तीन प्राइमरी एरियाज की बात करेंगे तो उसमें एक तो आ जाती है इंफॉर्मेशन, क्या हो जाती है, एक हो जाती है इंफॉर्मेशन, और हम इसको यहाँ जो है ना वो ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए मैं इनकी जो ये एरियाज हैं वो इधर लिख रहा हूं कि इसकी जो थ्री एरियाज हैं बायोकेमिस्ट्री की, उसकी मदद से हम क्या करते हैं, सपोर्ट लेते हैं, हम उनकी स्टडी करते हैं कि कौन से प्रोसेसेस उनके अंदर प्रोसीड होते रहते हैं। तो ये तीन प्राइमरी एरियाज, कौन से तीन प्राइमरी एरियाज, एक तो बायो एनर्जेटिक्स होता है और दूसरा जो होता है वो क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है, और जो तीसरा होता है वो क्या होती है, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन होती है, एंड फंक्शन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब ये तीन क्या है, दीज आर नोन एज द प्राइमरी एरियाज ऑफ द बायोकेमिस्ट्री। तो हम इनको क्या बोलेंगे, एरियाज, प्राइमरी एरियाज ऑफ बायोकेमिस्ट्री। ये तीन प्राइमरी एरियाज हैं किसके, बायोकेमिस्ट्री के। तो इनको समझना जरूरी होगा बायोकेमिस्ट्री को समझने के लिए। कौन से एरियाज हैं वो, इंफॉर्मेशन है, उसमें बायो एनर्जेटिक्स आ जाती है, उसमें स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस आ जाते हैं। तो ये तीन प्राइमरी एरियाज जिसमें हम बायोकेमिस्ट्री को आसानी से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इंफॉर्मेशन की जब हम बात करेंगे तो इंफॉर्मेशन में क्या आ जाता है, इंफॉर्मेशन में जब हम उनकी बात करेंगे तो इंफॉर्मेशन में स्पेशली हम किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे जेनेटिक इंफॉर्मेशन की। किसकी, जेनेटिक इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, किसमें, इंफॉर्मेशन में। अब वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो हम जब बायोकेमिस्ट्री की स्टडी करते हैं तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन में हम इनकी क्या देखते हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन की इनकी दो चीजें देखते हैं। कौन सी दो चीजें देखते हैं, एक तो इनकी जो केमिकल नेचर होती है जेनेटिक इंफॉर्मेशन की, जेनेटिक मटेरियल की क्या होती है, केमिकल नेचर, हम उनको समझते हैं। और दूसरा जो जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं, जो कंपोनेंट्स होते हैं जेनेटिक्स के अंदर, तो उनकी जो 3D स्ट्रक्चर होती है, क्या होती है, 3D स्ट्रक्चर। तो उनको समझने के लिए हमें क्या समझना होगा, हमें बायोकेमिस्ट्री समझनी होगी। तो ये है इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये जो एक मुंतकिल हो रही है और उनके अंदर कीमियाई जो अमल हो रहे हैं, तो वो जब हम उनकी नेचर जानेंगे कि कौन सी केमिकल नेचर है उनकी और उनके अंदर जो 3D स्ट्रक्चर है वो कौन सी बन रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन बोलते हैं। देन थर्ड वन, सेकंड वन जो है वो फर्स्ट था ये इंफॉर्मेशन, जो सेकंड है वो बायो एनर्जेटिक्स है, और जो थर्ड है वो स्ट्रक्चर एंड कंपोजिट एंड फंक्शन है। तो अब जब हम बायो एनर्जेटिक्स की बात करेंगे तो बायो एनर्जेटिक्स, बायो और एनर्जेटिक्स मतलब ये हुआ कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपनी तवानाई कैसे लेते हैं, कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द बायोमॉलिक्यूल, फ्रॉम द जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको कैसे यूटिलाइज कर पाते हैं कि वो आसानी से एनर्जी ले सके। तो उनकी जो हम जब स्टडी करते हैं तो वो हमारी बायो एनर्जेटिक्स में आ जाती है। तो हम क्या कहेंगे कि एबिलिटी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास जो है तो वो क्या करें, वो न्यूट्रिएंट्स से, किससे,
न्यूट्रिएंट्स से या जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, क्या होते हैं, दूसरे बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उनसे जब वो क्या करते हैं, एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं और वो अपना पूरा फंक्शन प्रोसीड करते हैं, तो उन प्रोसेसेस को समझने के लिए कि वो कौन से न्यूट्रिएंट्स होंगे, वो कौन से बायोमॉलिक्यूल्स होंगे और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कौन से कीमियाई अमल होंगे जिसमें से ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एनर्जी को उस न्यूट्रिएंट्स में से, उन बायोमॉलिक्यूल्स में से एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे, तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको बायो एनर्जेटिक्स बोलते हैं। अब ये इनकी थर्ड जो एरिया है, प्राइमरी एरिया है बायोकेमिस्ट्री की, वो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब लाइफ की जब हम बात करते हैं तो लाइफ की स्ट्रक्चर क्या है और उनके अंदर जो फंक्शंस प्रोसीड हो रहे हैं वो कौन से प्रोसीड होंगे। तो हम जब इनकी बात करेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, तो यहां हम किसकी बात करेंगे, हम सेल की बात करेंगे। तो सेल क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये सेल जो है वो बेसिक यूनिट कहलाता है। क्या कहलाता है, बेसिक यूनिट। तो अब इनकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, ये अपने फंक्शंस कैसे परफॉर्म करेंगे और कौन से फंक्शंस परफॉर्म होंगे, किस एरिया में उनके फंक्शंस परफॉर्म होंगे, क्योंकि इनके कितने पार्ट्स होते हैं, इनके 3 पार्ट्स होते हैं। कौन से 3 पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है इनका क्योंकि मेजर जो इनके 3 पार्ट्स हैं वो क्या है, एक सेल मेम्ब्रेन होती है और उनके बाद सेल मेम्ब्रेन के बाद क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन के बाद साइटोप्लाज्म होगा, साइटोप्लाज्म के बाद क्या होगा, साइटोप्लाज्म के बाद जो प्रोसेस होगा उसको जो इसका पार्ट होगा सेल का उसको हम क्या बोलते हैं, उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। तो अब ये 3 जो मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं सेल के, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन बोल रहे हैं, साइटोप्लाज्म बोल रहे हैं, हम न्यूक्लियस बोल रहे हैं। तो ये स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर अपना जो काम है, जो फंक्शंस है, वो कैसे प्रोसीड करेंगे, तो उसलिए और कौन सी कीमियाई तब्दीलियां आएंगी उनके अंदर जब उनके फंक्शंस परफॉर्म करेंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस कहते हैं। तो ये क्या है, ये 3 एरियाज हैं किसकी, ये बायोकेमिस्ट्री की। तो हमें शुरुआत में जब हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर केमिकल प्रोसेस होगा, तो ये हमें 3 एरियाज जो हैं वो डिटेल में, लेटर वी विल डिस्कस अबाउट दिस ऑल, दैट हाउ लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे एक्सट्रैक्ट द एनर्जी फ्रॉम द बायोमॉलिक्यूल्स ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, तो वो बायो एनर्जेटिक्स होगी, तो उसको हम लेटर डिस्कस करेंगे। उसके बाद जेनेटिक इंफॉर्मेशन की जो कंपोनेंट्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन में आते हैं, डीएनए, आरएनए, जीन आता है, तो उनकी केमिकल नेचर क्या होती है, उनकी 3D स्ट्रक्चर, क्योंकि ये एक खुद एरिया है, क्योंकि ये प्राइमरी एरियाज बायोकेमिस्ट्री, लेकिन अगर हम इनको देखेंगे तो ये एक अलग सेपरेट खुद भी एरिया है। तो इसको लेटर वी विल डिस्कस इन डिटेल के ये इंफॉर्मेशन कैसे होती है, उनकी केमिकल नेचर कैसे बनेगी। उसके बाद जब जैसे हमने यहाँ स्ट्रक्चर और फंक्शंस की बात की, तो इनका जो बेसिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कंपोनेंट होता है तो वो सेल होता है। तो अब ये सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ये स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे और इनको ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कौन से फंक्शंस परफॉर्म करेंगे, कैसे फंक्शंस परफॉर्म करेंगे, लेटर वी विल डिस्कस अबाउट दीज ऑल, दैट हाउ दे विल परफॉर्म देयर फंक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर वो अपने काम कैसे सरंजाम देते हैं। तो ये क्या है, ये बेसिक एरियाज हैं किसकी, बायोकेमिस्ट्री के, जिसको हम प्राइमरी एरियाज ऑफ बायोकेमिस्ट्री भी बोलते हैं। अब हम चलेंगे कि बायोकेमिस्ट्री का जो फाउंडेशन है वो क्या है और कहाँ उनका फाउंडेशन रखा गया है, किस चीज पे, क्योंकि हम बात करते हैं कि जो भी इमारत होती है वो किसी न किसी पिलर्स के ऊपर खड़ी होती है। तो पिलर बायोकेमिस्ट्री के लिए जो पिलर्स हैं जिस पे वो खड़ी है और उनकी जो फाउंडेशन है वो कौन से कंपोनेंट्स आप मिलकर इसमें बायोकेमिस्ट्री की पूरी जो फाउंडेशन है वो बनाते हैं। तो हम क्या बात करते हैं, हम बात करते हैं फाउंडेशन ऑफ बायोकेमिस्ट्री की, इसकी फाउंडेशन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, इसकी बात करते हैं हम, बायोकेमिस्ट्री की फाउंडेशन। अब जब हम बायोकेमिस्ट्री की फाउंडेशन की बात करेंगे तो इनके 5 पिलर्स होते हैं। जैसे हर इमारत के हर चीज की कोई ना कोई पिलर्स होते हैं, तो यहाँ अगर बायोकेमिस्ट्री की बात करेंगे हम, तो बायोकेमिस्ट्री के कितने पिलर्स हैं, इनकी फाउंडेशन जो बुनियाद है वो 5 चीजों पे है। वो कौन सी है 5 चीजें, हम उनके बारे में वन बाय वन डिटेल में हम डिस्कस करते चलेंगे कि जो इनकी फाउंडेशन है वो नंबर 1 जो फाउंडेशन है उसको हम क्या कहते हैं, सेलुलर फाउंडेशन। क्या बोलते हैं हम उनको, सेलुलर फाउंडेशन बोलते हैं,
सेलुलर फाउंडेशन। क्या कहेंगे हम? सेलुलर फाउंडेशन। अब सेलुलर फाउंडेशन में क्या होता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो स्ट्रक्चर है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, क्योंकि हमने यहाँ सेलुलर फाउंडेशन लिखा तो यहाँ से बात अंडरस्टूड है कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बेसिक यूनिट है हम उनकी बात करेंगे कि वो जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो है स्ट्रक्चर कैसे बनाएगा और उनके अंदर कौन से केमिकल कंपोनेंट्स पाए जाते हैं और उनके अंदर कौन से पार्ट्स होते हैं जो बायोकेमिस्ट्री की फिर बुनियाद रखेंगे। अब कैसे हम जब यहाँ सेलुलर फाउंडेशन की बात करेंगे तो सेलुलर फाउंडेशन में हम बात करते हैं कि यहाँ जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, क्योंकि सेल की बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दो हिस्सों में, दो टाइप्स में उनको तकसीम किया गया है। एक कौन से होते हैं? एक होते हैं यूनिसेलुलर। क्या होते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और दूसरे जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब जब सेलुलर, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के एक सेल का बना हुआ होता है और एक से ज्यादा सेल्स के वो ऑर्गेनिजम्स बने होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहेंगे कि एक सेल से ज्यादा जो है वो बने हुए हैं ऑर्गेनिजम्स और एक सेल से कम वो ऑर्गेनिजम्स बने हुए हैं। तो यहाँ अगर हम यूनिसेलुलर की बात करेंगे तो क्योंकि ये यूनि का मतलब ही है एक सिंगल होगा, ये मल्टी का मतलब ये होगा कि एक से ज्यादा वो सेल्स उसके अंदर पाए जाते हैं। तो यहाँ अगर हम यूनिसेलुलर की बात करेंगे तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो थे वो दे आर क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। टू ब्रॉड कैटेगरीज, एक तो उनकी केमिकल नेचर क्या होती है और दूसरा इनका जो फिजिकल जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, केमिकल नेचर क्या होती है और जेनेटिक वेरिएशंस उनमें क्या होती है। तो उनके बेसिस पर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। दो उनके टाइप्स होते हैं या दो उनके क्या होते हैं, क्लासेस होते हैं यूनिसेलुलर की। तो एक क्या होते हैं? एक होते हैं बैक्टीरिया। क्या होते हैं? बैक्टीरिया। और दूसरे जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? दैट आर नोन एज आर्चिया। क्या बोलते हैं? आर्चिया। तो ये दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं। किसकी दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं? ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की ये दो कैटेगरीज हैं। एक बैक्टीरिया होती है और दूसरी जो होती है आर्चिया होती है। और दूसरे जो यहाँ हमने लिखे हैं मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर का मतलब ये होगा कि एक से ज्यादा, जिसमें हम किसकी बात करते हैं? हम एनिमल्स की और एनिमल्स एंड प्लांट्स इसमें आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? एनिमल्स एंड प्लांट्स आ जाते हैं। तो अब अगर हम प्लांट्स और एनिमल्स को देखेंगे तो उनके अंदर भी यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एनिमल्स भी होते हैं, प्लांट्स भी होते हैं यूनिसेलुलर। तो अब जब हम उनकी मल्टी सेलुलर में एनिमल्स और प्लांट्स आ जाते हैं मोस्टली, तो हम क्या कहेंगे कि अब यहाँ दो टर्म्स और मैं यहाँ आपका क्लियर करता चलूंगा। एक होते हैं क्योंकि ये जो बैक्टीरिया और आर्चिया होते हैं इनके लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं क्या? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स इस्तेमाल करते हैं इनके लिए टर्म। और यहाँ जो हम टर्म इस्तेमाल करते हैं वो क्या करते हैं? यूकैरियोटिक टर्म इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? यूकैरियोटिक टर्म इस्तेमाल करते हैं। और वहां जो हम टर्म इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल करते हैं प्रोकैरियोटिक करते हैं। अब प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होगा? यहाँ प्रो और कैरियोटिक, क्योंकि ये भी दो टर्म्स हैं। अब प्रो का मतलब क्या होगा? प्रो का मतलब होगा बिफोर, ऑलरेडी। कैरियोटिक क्या है? कैरियोटिक का मतलब होगा कि ये साइंटिफिक नेम है न्यूक्लियस का। तो न्यूक्लियस को साइंटिफिक जो न्यूक्लियस का साइंटिफिक नेम है वो उसको क्या कहते हैं? हम कैरियन कहते हैं। कैरियन मींस न्यूक्लियस। तो वो साइंटिफिक उनका नेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ऑलरेडी न्यूक्लियस या जो है बिफोर न्यूक्लियस। तो बिफोर न्यूक्लियस, ऑलरेडी न्यूक्लियस के का मतलब क्या होगा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है, क्या होता है? जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास जो न्यूक्लियस है उनको कोई वेल डेवलप्ड इन्वेलप लेयर कोई नहीं है, उनकी मेम्ब्रेन जो है वेल डेवलप्ड नहीं है। तो इसलिए उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो किस में पाया जाता है? उनके लिए जो कंपोनेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज द न्यूक्लियोइड। क्योंकि यहां हमने टर्म से ही समझ लिया कि प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या हुआ? प्रोकैरियोटिक का मतलब ये हुआ कि इसके पास कोई न्यूक्लियस जो है उसकी जो एनवेलप है, उनकी जो मेम्ब्रेन है वो वेल डेवलप्ड नहीं है। तो इसलिए उनका जो जेनेटिक मटेरियल पाया जाएगा वो न्यूक्लियोइड कंपोनेंट होगा, उसमें पाया जाएगा। लेकिन यहाँ जब हम
प्लांट्स की बात कर प्लांट्स और एनिमल्स जो मल्टीसेलुलर होते हैं उनकी जब बात करते हैं तो वो यूकेरियोट्स कहलाते हैं। तो यहाँ भी दो टर्म है, एक यू है दूसरा कैरियोटिक है। अब यू का मतलब क्या होगा? यू का मतलब होगा ट्रू, कैरियोट जैसे पहले वहां हमने बात की कैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। कैरियोन क्या है? साइंटिफिक नेम है किसका? न्यूक्लियस का। तो यहां क्या होगा कि यहां मतलब हुआ कि ट्रू न्यूक्लियस। क्या हुआ? ट्रू न्यूक्लियस। अब ट्रू न्यूक्लियस का मतलब क्या होगा कि ये जो न्यूक्लियस होगा इनकी जो मेम्ब्रेन होगी, इनका जो सिस्टम होगा वो वेल डेवलप्ड सिस्टम होगा, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर एनवेलप होगा। तो इसलिए हम इनको क्या कहते हैं कि ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। अब सेलुलर फाउंडेशन पे यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो हमारा जो इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो बेसिक होता है वो क्या होता है? दैट इज नोन एज द सेल। अब वो उनका जो है वो एक बेसिक यूनिट है किसका? लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। जब वो बेसिक यूनिट हुआ तो उनके बाहर से एनवेलप होता है, उनके बाहर से एक मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है? मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसको सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे। क्या कहेंगे? जो सेल होगा उनके बाहर से जो एनवेलप होगा दैट इज नोन एज द सेल मेम्ब्रेन। अब ये सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि अब यहां लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन करेंगे मल्टीसेलुलर तो प्लांट और एनिमल्स में आ जाते हैं, लेकिन जब प्लांट्स की बात करेंगे तो उनका जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होगी सेल की वो सेल मेम्ब्रेन नहीं होगी। इंस्टीड ऑफ सेल मेम्ब्रेन क्या होगा? उसमें सेल वॉल होगा, क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन है प्लांट्स के अंदर वो एनक्लोज होती है विद दी किसके साथ? सेल वॉल के साथ एनक्लोज होती है। तो यहां लेकिन ये जब एनिमल्स की बात करते हैं उसमें ये जो सेल वॉल होता है वो एब्सेंट होता है। तो इसलिए ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो उसका क्या है? दैट इज आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल। तो अब इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि यहां जब हम सेल को देखते हैं तो सेल के तीन पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? तीन पार्ट्स। एक होता है उसका सेल मेम्ब्रेन होती है और दूसरी होती है उनकी ये जो एम्प्टी एरिया आपको नजर आ रही है। एक्चुअली इट्स नॉट एम्प्टी, ये खाली नहीं होती, इसके अंदर ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं, इसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। तो इसको सेपरेट आउट करने के लिए कहां से किससे सेपरेट करेगी? फ्रॉम द एनवायरनमेंट, फ्रॉम द सराउंडिंग। तो जब वो लेयर, वो मेम्ब्रेन जब वो एनवेलप, जब साइटोप्लाज्म को एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट है, बाहर का जो एनवायरनमेंट है, जब उनको सेपरेट कर रहा है तो उनको क्या बोल रहे हैं हम? सेल मेम्ब्रेन कह रहे हैं। तो ये एक तो बैरियर भी होती है। बैरियर क्या मतलब क्या होगा कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये स्ट्रक्चर जो सेल के अंदर मौजूद है, तो ये क्या करेगी कि बाहर से जो भी, क्योंकि कुछ इसमें चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिसके पास चार्ज नहीं होती, तो उनकी ट्रांसपोर्टेशन इनसाइड आउटसाइड, उनके लिए ये सिलेक्टिवली परमेबल होगी कि किस चीज को अंदर भेजना है और किस मॉलिक्यूल्स को किस मॉलिक्यूल्स के लिए वो परमेबल नहीं होगी और किसके लिए परमेबल होगी। तो उसकी एंट्री जो है वो इस सेल मेम्ब्रेन की मदद से होती है। तो ये सेल मेम्ब्रेन एक क्यों, और फिर इसके अंदर जो पार्टिकल्स सेल मेम्ब्रेन से पास नहीं हो सकते इनसाइड द सेल, तो उसके अंदर प्रोटीन्स के चैनल्स होते हैं, उनकी मदद से उनकी क्या होती है? ट्रांसपोर्टेशन होती है इनसाइड द सेल। अब यहाँ ये जो एम्प्टी एरिया हमने देखा है, एक्चुअली इट्स नॉट एन एम्प्टी, ये कोई खाली जगह नहीं है। ये इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। तो इसके अंदर जो लिविंग कंपोनेंट होता है साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है? साइटोसोल होता है। तो साइटोसोल को हम क्या बोलते हैं? इट्स अ लिविंग कंपोनेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म, दैट इज नोन एज द साइटोसोल। तो वो साइटोसोल जो है वो लिविंग कंपोनेंट है किसका? साइटोप्लाज्म का। तो इसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ जो है पार्टिकल्स मौजूद है, हंड्रेड्स ऑफ पार्टिकल्स मौजूद है। कौन से पार्टिकल्स इनके अंदर मौजूद है? इनके अंदर मौजूद होंगे को एंजाइम्स इसके अंदर मौजूद है, इसके अंदर एंजाइम्स मौजूद है, इसके अंदर सिंथेटिक बायोमॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, इसके अंदर जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करेंगे, जैसे राइबोसोम्स की, गोल्गी कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे। तो ये इस एरिया में साइटोप्लाज्मिक जो रीजन है उसके अंदर पाए जाते हैं। और उनका काम क्या होता है? इनका काम कि साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी ऑर्गेनेल्स मौजूद हैं तो वो
ब्रेक डाउन और उनकी जो सिंथेसिस होती है बायोमॉलिक्यूल्स की या मॉलिक्यूल्स की केमिकल बायोसिंथेसिस जो होती है वो कहाँ होगी, वो इनसाइड द साइटोप्लाज्म होगी। तो ये उसका सेल का दूसरा पार्ट हो। अब तीसरे पार्ट की बात करेंगे, ये सेंटर आपको दिखाई दे रहा है, इन सेंटर को हम क्या बोलते हैं, दिस सेंटर इज नोन एज द न्यूक्लियस। इस सेंटर को हम क्या कहते हैं, इस सेंटर को कहते हैं न्यूक्लियस। अब ये सेंटर, जब हम इन न्यूक्लियस की बात करेंगे तो न्यूक्लियस की बात करते हुए कि इसको क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ द सेल, सेंटर सेल का सेंटर बोलते हैं। जब सेल का सेंटर बोलते हैं इसको, तो ये क्या करेगा, इट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ सेल। सेल के अंदर जो भी सरगर्मियां हो रही हैं, जो भी फंक्शंस हो रहे हैं, जो भी केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं, जो भी बायोसिंथेटिक रिएक्शंस हो रहे हैं, कहां, साइटोप्लाज्म के अंदर, सेल के अंदर, उन सब को ये कंट्रोल करेगी और इनको रेगुलर रखने में ये जो न्यूक्लियस है वो क्या करेगी, वो मदद करेगी, वो सपोर्ट करेगी। तो इसलिए हम इनको कंट्रोलिंग पार्ट ऑफ सेल और सेंटर ऑफ सेल बोलते हैं। तो ये कैसे, बिकॉज इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोसेस होता है जिसको हम जीन एक्सप्रेशन कहते हैं। तो जीन एक्सप्रेशन की मदद से ये सेल के पूरे प्रोसेसेस जो होते हैं उनको क्या करती है, उनको कंट्रोल करती है। तो ये जब सेल के अंदर हम क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शंस कैसे प्रोसीड रहे हैं, कौन सी चीजें प्रोसीड हो रही हैं, कैसे प्रोसीड हो रही हैं, उनको सिंथेसिस कैसे हो रही है, उसकी ब्रेकडाउन केमिकल कंपोनेंट्स की कैसे हो रही है, सेल की स्ट्रक्चर क्या है, उनकी जो कंपोजिशन है, केमिकल कंपोजिशन क्या हुई, तो उस वजह से हम इसको एज ए सेलुलर फाउंडेशन बोलते हैं। और सेलुलर फाउंडेशन ये एक फाउंडेशन होती है किसकी, बायोकेमिस्ट्री की। तो दिस इज सेकंड क्या है, दिस इज फर्स्ट सेलुलर फाउंडेशन, दैट इज फाउंडेशन ऑफ द बायोकेमिस्ट्री। तो ये पहली फाउंडेशन हुई किसकी, बायोकेमिस्ट्री की, ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर। अब इस बायोकेमिस्ट्री की दूसरी जो फाउंडेशन होगी वो क्या फाउंडेशन होगी, वो केमिकल फाउंडेशन होगी। क्या होगी, केमिकल फाउंडेशन। अब केमिकल फाउंडेशन का मतलब क्या, केमिकल फाउंडेशन ये बायोकेमिस्ट्री की फाउंडेशन कैसे हुई। अब जो भी बायोकेमिकल प्रोसेसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं, कौन से प्रोसेसेस, बायोलॉजिकल, वो कहां होंगे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो जब बायोलॉजिकल प्रोसेसेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं तो बायोकेमिस्ट्री उनको एक्सप्लेन करती है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल टर्म्स। बायोलॉजिकल प्रोसेस को केमिकल टर्म्स में एक्सप्लेन करती है। तो इसी वजह से ये एक केमिकल फाउंडेशन बनेगा किसका, बायोकेमिस्ट्री का। तो क्या बोलेंगे, तो इसको हम केमिकल फाउंडेशन क्यों बोल रहे हैं बायोकेमिस्ट्री का, तो जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं, क्या है, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैपन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हो रहे हैं तो बायोकेमिस्ट्री उनको एक्सप्लेन करेगी। बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैपन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर एक्सप्लेन्ड इन केमिकल टर्म। केमिकल टर्म्स में उस बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो उस जब बायोलॉजिकल प्रोसेस को केमिकल टर्म्स में हमने एक्सप्लेन किया तो दैट प्रोसेस इज नोन एज बायोकेमिस्ट्री, उसको बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं। अब ये कैसे होगा, फर्स्ट पोस्ट मेटाबॉलिक रिएक्शन, ग्लूकोज की जो ऑक्सीडेशन होती है वो इनसाइड द यीस्ट और इनसाइड द मसल सेल। अब ये सेल की जो टाइप्स हैं वो तो डिफरेंट हो गए। क्या है, ग्लूकोज की जो ब्रेक डाउन है, ग्लूकोज की क्या है, ब्रेक डाउन कहां होगी, एक तो होगा इनसाइड द यीस्ट और दूसरी कहां होगी, इनसाइड द मसल सेल। कहां होगी, मसल सेल। अब जो इनकी केमिकल डिग्रेडेशन है वो सिमिलर है। जो इनकी ब्रेकडाउन है आइदर बिकॉज अगर हम बात करेंगे यीस्ट की, अगर हम बात करेंगे मसल सेल की, तो ये दो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं।
सेल्स डिफरेंट है एक दूसरे से, लेकिन इनकी जो केमिकल सिमिलरिटी है वो ये है कि सेम प्रोसेसेस के तहत वो ग्लूकोज दोनों में क्या होगा, डिग्रेड होगा, उसके अंदर उनकी ऑक्सीडेशन होगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज केमिकल प्रोसेस और बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, जब इनकी बात करेंगे तो इनको जब हमने केमिकल टर्म्स में एक्सप्लेन किया, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन हो रही है, तो दैट इज नोन एज द बायोकेमिस्ट्री। अब यहां और अगर बात करेंगे इस केमिकल फाउंडेशन की, तो केमिकल फाउंडेशन की बात करते हुए अगर हम देखेंगे, क्या देखेंगे हम केमिकल फाउंडेशन में, तो जो एलिमेंट्स होते हैं और कंपाउंड्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं और नेसेसरी होते हैं। क्या होते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। अब एलिमेंट्स वो कंपोनेंट है जिसको हम ज्यादा तकसीम नहीं कर सकते। तो अब एलिमेंट्स बिकॉज मोर देन 100 elements are present in the in system. So अब जब हम एलिमेंट्स की बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ, तो देयर इज मोर देन 90 एलिमेंट्स प्रेजेंट इन नेचर। नेचुरली जो एलिमेंट्स हैं वो 90 से अबो हैं। जब उनमें से नेचुरल एलिमेंट्स की बात करेंगे तो उनमें 25 एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइफ एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको, लाइफ एलिमेंट्स। क्यों बोलते हैं उनको लाइफ एलिमेंट्स, तो वो इंपॉर्टेंट, उनकी इंपॉर्टेंस होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, लिविंग सिस्टम में, लाइफ में उनका होना जरूरी होगा। अगर वो नहीं पाए जाते तो हमारी लाइफ नहीं बन सकती। तो अब ये एलिमेंट्स जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हम उनकी जब स्टडी करते हैं तो हम क्या कहेंगे, उनको बायोकेमिस्ट्री कहेंगे, कि वो केमिकल कंपोजिशन कैसे बनाएंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, उनकी सिंथेसिस कैसे होगी, उनकी ब्रेकडाउन कैसे होगी, ये एलिमेंट्स मिलकर कंपाउंड जो बन रहे हैं, ये कंपाउंड्स फिर बायोमॉलिक्यूल्स बनाएंगे। तो ये जो मोनोमर्स बनेंगे फिर बायोमॉलिक्यूल्स बनेंगे। तो इनकी कंपोजिशन, पूरा सिस्टम जो प्रोसीड हो रहा है इन द केमिकल टर्म्स, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कैसे हो रहा है, तो उनको इसलिए हम क्या कहते हैं, ये एक बायोकेमिस्ट्री की फाउंडेशन बन जाती है। तो अब इस 25 एलिमेंट्स जो लाइफ के होते हैं, इनको हम क्या करते हैं, इनको दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक होते हैं मेजर एलिमेंट्स। क्या होते हैं, मेजर एलिमेंट्स होते हैं, और दूसरे जो होते हैं वो ट्रेस होते हैं। क्या होते हैं, ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं। अब मेजर एलिमेंट्स में अगर इसकी बात करेंगे तो मेजर में कितने होते हैं, मेजर के जो एलिमेंट्स होते हैं वो 6 होते हैं। कौन से होते हैं एलिमेंट्स, उसमें कार्बन आ जाती है, उसमें हाइड्रोजन आ जाएगी, उसमें ऑक्सीजन आएगी, उसमें नाइट्रोजन आएगी, उसमें सल्फर आएगी, एंड द लास्ट वन दैट इज नोन एज द फास्फोरस। अब ये वो एलिमेंट्स हैं जो 96% ऑफ द लिविंग बॉडी, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनका 96% जो मास होता है वो इन 6 एलिमेंट्स से बनता है। कितना, 96% जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मास, बॉडी मास होता है, वो इन 6 मेजर जो एलिमेंट्स होते हैं, जिसको हम लाइफ एलिमेंट्स कहते हैं, उनमें से इनका बनता है। और उसके बाद दूसरे होते हैं ट्रेस एलिमेंट्स। ट्रेस एलिमेंट्स का मतलब ये होगा कि ट्रेस एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स कहलाएंगे जिसको हम क्या कहेंगे, दीज ट्रेस एलिमेंट्स और कि उसकी जो क्वांटिटी है बिल्कुल लिटिल अमाउंट इन क्वांटिटी हमें क्या होता है, उनका दरकार होता है। लेकिन उनकी बायोकेमिकल प्रोसेसेस में, जो केमिकल प्रोसेसेस होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, उनकी क्या होती है, इंपॉर्टेंस होती है। तो यहाँ अगर हम ट्रेस एलिमेंट्स की बात करेंगे तो ट्रेस एलिमेंट्स में हम किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे कैल्शियम की, हम बात करेंगे मैग्नीशियम की, हम किसकी बात करेंगे, हम आयरन की बात करेंगे, हम किसकी बात करेंगे, वेनेडियम की बात करेंगे, हम किसकी बात करेंगे, हम आयोडीन की बात करेंगे। तो ये वो एलिमेंट्स हैं जो जिसकी क्वांटिटी हमें रिक्वायर्ड होती है, लेकिन बिल्कुल लिटिल अमाउंट में ये हमें दरकार होते हैं। तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, ट्रेस एलिमेंट्स कहते हैं। तो ये मेजर एलिमेंट्स मेजर इसलिए कहते हैं कि उनकी जो मिकदार है, उनकी जो क्वांटिटी है, हमें ज्यादा रिक्वायर होती है। क्योंकि अगर हम इनको देखते चले तो ये जो कार्बन है, कार्बन एक स्केलेटन बनाएगा लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। पूरा जो स्केलेटन बनेगा केमिकल रिएक्शंस के अंदर, केमिकल प्रोसेसेस के अंदर, अगर बायोमॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर कंपोजिशन देखेंगे तो उनका जो स्केलेटन होगा
तो वो क्या कौन बनाएगा, वो कार्बन बनाएगा। उसके बाद अगर हम यहाँ देखेंगे तो क्या है, यहाँ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मोस्टली जो काम करता है वो किसमें, ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर हाइड्रोजन बनाता है। और इसके बाद जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन, जो कोई एंजाइम्स होते हैं, कोई फैक्टर्स होते हैं, उनकी रिडक्शन के लिए ये हाइड्रोजन मोस्ट इंपॉर्टेंट काम सरंजाम देता है। अगर हम ऑक्सीजन की बात करेंगे तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है उसमें ये ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट काम परफॉर्म करती है। और उसके बाद नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की बात करेंगे तो नाइट्रोजन किस में आती है, नाइट्रोजन जो प्रोटीन एक इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, तो उसकी जो कंपोजिशन है वो उसकी कंपोजिशन नाइट्रोजन के अलावा नहीं बन पाएगी। तो इसलिए ये नाइट्रोजन एक प्रोटीन का एलिमेंट है, उनका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, तो वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ में आ जाएंगे। तो इसके बाद क्या है, सल्फर। सल्फर में क्या होता है, सल्फर क्या होता है कि ये जो सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, डाइसल्फाइड कंपोनेंट्स होते हैं या अमीनो एसिड्स जो सल्फर कंटेनिंग होते हैं, उनके अंदर ये पाया जाता है। उसके बाद ये फास्फोरस जो है वो एटीपी कंपोनेंट्स जो बनते हैं उनकी बनाने में काम करते हैं। तो इसलिए ये जो एलिमेंट्स हैं मेजर, ये ऑलमोस्ट 96% ऑफ द बॉडी मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स उनको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो इसलिए हम इनको उनकी कंपोजिशन कैसे होगी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, ये कैसे बनाएंगे, जो 96% बन रहा है केमिकल प्रोसेसेस जो लाइफ के अंदर प्रोसीड हो रहे हैं, ये जो ट्रेस एलिमेंट्स हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर अपने फंक्शंस, तो वो कैसे परफॉर्म करेंगे फंक्शंस। तो इसलिए हम इनको जो बुनियाद कहेंगे, दैट इज फाउंडेशन ऑफ द बायोकेमिस्ट्री। देन द थर्ड वन, फाउंडेशन ऑफ द बायोकेमिस्ट्री क्या है, तीसरी फाउंडेशन बायोकेमिस्ट्री। द थर्ड वन इज नोन एज, कौन सी है थर्ड वन जो फाउंडेशन है, वो उसको हम कहते हैं फिजिकल फाउंडेशन। क्या कहते हैं, फिजिकल फाउंडेशन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। अब इसको फिजिकल फाउंडेशन को बायोकेमिस्ट्री की फाउंडेशन कैसे कहेंगे, बिकॉज लिविंग ऑर्गेनिजम्स स्टे टू लिव दे नीड एनर्जी, उनको एनर्जी की जरूरत होती है। वो एक जगह से दूसरी जगह तक मुंतकिल होने के लिए उसको क्या चाहिए, उनको एनर्जी चाहिए। तो इसलिए ये, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जिंदा रहना है तो उनको एनर्जी की क्या होगी, जरूरत होगी। तो जब उनको एनर्जी की जरूरत होगी तो उसमें क्या है, फिजिकल फाउंडेशन होगी। तो फिजिकल फाउंडेशन में एनर्जी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उनको कैसे मुंतकिल किया जा रहा है, उनको कैसे प्रोसीड किया जा रहा है, तो इसमें जो कॉन्सेप्ट आएगा, जो फाउंडेशन बनेगी, तो वो किसकी बनेगी, बायोकेमिस्ट्री की फाउंडेशन। अब फिजिकल फाउंडेशन की जब बात करेंगे तो फिजिकल फाउंडेशन में ये कैसे बायोकेमिस्ट्री की जो फाउंडेशन है वो बनेगी, तो इसकी जब बात करते चलेंगे तो यहाँ होता है एक एनर्जी पोटेंशियल। दिस इज नोन एज दी, जो हम फिजिकल फाउंडेशन बायोकेमिस्ट्री की आपको बता रहा हूं, उनकी बात कर रहा हूं यहाँ के जो फिजिकल फाउंडेशन है वो बायोकेमिस्ट्री के साथ कैसे रिलेटेड है, और बायोकेमिस्ट्री का जो बुनियाद रखती है फिजिकल फाउंडेशन वो कैसे रखेगी। तो यहाँ हम क्या लिख रहे हैं, हम कह रहे हैं ये है एनर्जी पोटेंशियल है। अब एनर्जी पोटेंशियल की जब बात करते हैं तो एनर्जी जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, क्योंकि जो भी लिविंग सेल्स होते हैं, जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए, सरगर्मियां परफॉर्म करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, उनको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। जब उनको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो वो बायोमॉलिक्यूल से एनर्जी कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ है, वो बायोमॉलिक्यूल से एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो क्या बनेगी, वो फाउंडेशन बनेगी। किसकी फाउंडेशन बनेगी, बायोकेमिस्ट्री की फाउंडेशन बनेगी। अब एनर्जी पोटेंशियल में क्या होता है, एनर्जी पोटेंशियल में कंपोनेंट्स होते हैं मुख्तलिफ, जिसमें हम किसकी बात करते हैं, एनर्जी पोटेंशियल में जैसे बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं। उसके बाद न्यूट्रिएंट्स इन एनवायरनमेंट होते हैं, क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स इन एनवायरनमेंट। उसके बाद क्या होता है, सनलाइट। अब ये बायोमॉलिक्यूल्स कौन से, फॉर सपोज जैसे हम शुगर की बात करें या हम फैट की बात करें, तो ये बायोमॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। अब ये एनर्जी पोटेंशियल के लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि एनर्जी
ट्रांसफॉर्मेशन होती है। एनर्जी एक सेल से दूसरे सेल तक, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से दूसरे, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में एनर्जी की मुंतकली होती है। तो एनर्जी कभी बनती नहीं, कभी टूटती नहीं, लेकिन इनकी जो फॉर्म्स होते हैं वो एक्सचेंज होते रहते हैं। तो जो सनलाइट है ये भी एक फॉर्म है किसका, एनर्जी का। तो अब इन सनलाइट को एनिमल्स तो यूटिलाइज नहीं कर पाते, उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फूड। तो फूड की फॉर्मेशन बन जाए और उन बायोमॉलिक्यूल से, उन जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनसे हम एनर्जी ले पाए। तो इसलिए ये सनलाइट प्लांट्स से जो है वो प्लांट्स इनको यूटिलाइज करेंगे, इनको कन्वर्ट करेंगे सनलाइट से किसमें, केमिकल एनर्जी में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो एनवायरनमेंट के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं उन न्यूट्रिएंट्स से एनर्जी कैसे लेनी है, उस न्यूट्रिएंट्स से, कंपोनेंट से बायोमॉलिक्यूल्स कैसे बनाने हैं, तो उसकी बात कर रहे हैं यहाँ हम। तो क्या है, एनर्जी पोटेंशियल में न्यूट्रिएंट्स, एनवायरनमेंट एंड बायोमॉलिक्यूल्स, जिसमें शुगर और फैट आ जाती है। उसके बाद सनलाइट है इसका। तो इसकी मदद से हम बायोमॉलिक्यूल्स या जो फूड कंपोनेंट्स होते हैं वो बना सकते हैं, वो बना पाते हैं। अब ये एनर्जी ट्रांसडक्शन, उसके बाद जो है वो क्या होती है, एनर्जी पोटेंशियल के बाद होती है एनर्जी ट्रांसडक्शन होती है। क्या होती है, एनर्जी ट्रांसडक्शन। तो एनर्जी ट्रांसडक्शन में क्या होगा, एनर्जी ट्रांसडक्शन में एनर्जी ट्रांसडक्शन अब एनर्जी ट्रांसडक्शन में क्या है, केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन, केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन किसकी, ऑफ एनर्जी विद इन सेल्स, सेल्स के अंदर, विद इन सेल्स के अंदर ये जो केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, बायोमॉलिक्यूल्स जो हैं, वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो जो एनर्जी है एक सेल से दूसरे सेल तक कैसे ट्रांसफॉर्म होती है, तो उनकी बात करते हैं यहाँ एनर्जी ट्रांसडक्शन में। उसके बाद क्या होता है, बायोसिंथेटिक प्रोसेसेस होते हैं, केमिकल सिंथेटिक प्रोसेसेस होते हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम कहेंगे कि एनर्जी ड्यूरिंग एनर्जी ट्रांसडक्शन, क्योंकि हम यहाँ ये जो भी एनर्जी लेते हैं फ्रॉम द बायोमॉलिक्यूल्स, उनका मकसद दो होते हैं। एक, या तो हमें एनर्जी की जरूरत, जो भी बायोमॉलिक्यूल्स लेते हैं उनका मकसद दो, एक तो या एनर्जी हम लेंगे, या तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कंपोनेंट्स बनने के लिए तैयार होते हैं, तो उनकी ये एनर्जी जो है सपोर्ट करती है। तो हम कोई भी हमारे सिस्टम के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सिस्टम के अंदर कोई भी कंपोनेंट बन पाता है, तो हम क्या कहेंगे एनर्जी ट्रांसडक्शन में, तो यहाँ केमिकल सिंथेटिक प्रोसेसेस, केमिकल सिंथेटिक या केमिकल बायोसिंथेटिक जो प्रोसेसेस हैं वो प्रोसीड हो पाते हैं। किस में प्रोसीड हो पाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर वो प्रोसेसेस पाए जाते हैं, उसकी ट्रांसडक्शन होती है, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है। उसके बाद इसके अंदर क्या होता है, ऑस्मोटिक एंड इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट जनरेट होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट जनरेट होगा, ग्रेडियंट जनरेट होगा, और ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोसिस प्रोसेस प्रोसीड होगा लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, कि उस एनर्जी की जो है वो मुंतकली हो पाए। उसके बाद उसके अंदर क्या आता है, मैकेनिकल वर्क आ जाता है। क्या आ जाता है, मैकेनिकल वर्क आ जाता है, किसके अंदर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो अब जब हम पूरे सिस्टम की बात करें, तो ये फिर से जो हमारा प्रोसेस चल रहा है वो किसके साथ कंसर्न है, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, और किस बुनियाद पर ये कंसर्न है, वही ये केमिकल टर्म्स के बेसिस पे कंसर्न है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ। तो हम इसकी बुनियाद ले आते हैं कि ये बुनियाद बन जाती है किसकी, बायोकेमिस्ट्री की बुनियाद बन जाती है। अब यहाँ ये जो एनर्जी ट्रांसडक्शन है, एनर्जी ट्रांसडक्शन के बाद क्या हो जाता है, एनर्जी ट्रांसडक्शन के बाद ये यहाँ जो होता है वो हीट आ जाती है। क्या आ जाती है, हीट। अब क्या होता है कि जब भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स बायोमॉलिक्यूल्स न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, उनसे एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उस सारी एनर्जी को वो यूटिलाइज नहीं कर पाते। जब सारी एनर्जी को यूटिलाइज नहीं कर पाते, तो उनका जो अमाउंट होता है कुछ, वो हीट की फॉर्म में इन द सिस्टम, इन द सराउंडिंग वो रिलीज हो जाता है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि ड्यूरिंग केमिकल प्रोसेसेस उनमें से जो हीट है वो रिलीज हो जाती है, वो क्या हो जाती है, वो खारिज होती है बाहर। अब इसमें ये क्या है, अब यहाँ क्या होता है, रेंडमनेस डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है सिस्टम के अंदर। तो हम क्या कहेंगे, इंक्रीज्ड रेंडमनेस
इन सराउंडिंग, इन सराउंडिंग। तो अब ये जो बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जब उनकी हम बात करते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, उसमें ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनसे जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हैं, एनर्जी निकालते हैं, तो उनकी जो कैपेसिटी होती है एनर्जी प्रोड्यूस करने की, वो मॉलिक्यूल्स की, एलिमेंट्स की, वो कम हो जाती है। तो फिर उसको जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सिस्टम के साथ, एनवायरमेंट के साथ, सराउंडिंग्स के साथ वो एक्सचेंज करते हैं। तो उस एक्सचेंज की वजह से जो रैंडमनेस होता है सराउंडिंग्स का वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि बायोफ्यूल्स जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं जिसके पास, जिसमें से लिविंग ऑर्गेनिजम्स ने एनर्जी एक्सट्रैक्ट की थी, अब उनके पास एनर्जी नहीं है, तो उनको क्या करेंगे, उनको सिस्टम के साथ, सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज करेंगे। तो सराउंडिंग में उनकी जो रैंडमनेस है वो क्या हो जाती है, वो इंक्रीज हो जाती है। देन इसमें दूसरा जो होता है कंपोनेंट, वो होता है कौन सा होगा, वो दूसरा जो कंपोनेंट होगा दैट इज नोन एज डिक्रीज्ड, क्या बोलेंगे हम, डिक्रीज्ड रैंडम, डिक्रीज्ड क्या बोलेंगे, डिक्रीज्ड रैंडमनेस, क्या कहेंगे, डिक्रीज्ड रैंडमनेस इन सिस्टम। अब डिक्रीज रैंडमनेस इन सिस्टम, ये क्या हुआ कि जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स ने बायोमॉलिक्यूल्स को यूटिलाइज किया, उनकी सलाहियत कम हो गई एनर्जी देने के लिए, तो उनको एक्सचेंज कर लिया सराउंडिंग के साथ, तो वहां उनका जो रैंडमनेस इंक्रीज हो गया। अब वो मॉलिक्यूल्स आपस में मिलके फिर से ये एनर्जी पोटेंशियल में आके वो क्या बनाएंगे, एनर्जी बायोमॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। उनके पास एनर्जी की जो मिकदार होगी वो कन्वर्ट हो जाएंगे बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर, न्यूट्रिएंट्स के अंदर, जिससे फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या कर सकें, एनर्जी जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकें। तो उस मॉलिक्यूल्स की, उस एलिमेंट्स की जो पहले लिविंग ऑर्गेनिजम्स ने सराउंडिंग के साथ उनको एक्सचेंज किया, तो उनकी रैंडमनेस वहां सराउंडिंग्स में बढ़ गई। तो अब वो यूटिलाइज हो गए कि अब सिस्टम में उसने क्या किया, बायोमॉलिक्यूल्स बना दिए, जिससे फिर से लिविंग ऑर्गेनिजम्स एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, तो उनकी जो रैंडमनेस है फिर वहां क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो इस बेसिस पे ये जो एक बुनियाद बनेगी, दैट इज फिजिकल फाउंडेशन। और फिजिकल फाउंडेशन किसकी होगी, फिजिकल फाउंडेशन ऑफ द बायोकेमिस्ट्री। तो उसको हम क्या कहेंगे, बायोकेमिस्ट्री की फाउंडेशन बोलेंगे। तो दिस इज थर्ड वन, फाउंडेशन ऑफ द बायोकेमिस्ट्री। अब जो चौथी फाउंडेशन होगी उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे जेनेटिक फाउंडेशन। क्या है चौथी फाउंडेशन, दैट इज नोन एज जेनेटिक फाउंडेशन। जेनेटिक फाउंडेशन है। अब जेनेटिक फाउंडेशन की जब हम बात करेंगे, जेनेटिक फाउंडेशन वो बायोकेमिस्ट्री का बुनियाद, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री जो, जैसे मैंने पहले आपको बताया 3 प्राइमरी एरियाज में, तो बायोकेमिस्ट्री जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उनके केमिकल टर्म्स में, केमिकल मेथड्स में, केमिकल प्रोसेसेस में उनकी नेचर को वो एक्सप्लेन करेगी, उनकी 3D स्ट्रक्चर बनाएगी। तो इसलिए ये जो जेनेटिक फाउंडेशन होती है वो बायोकेमिस्ट्री का क्या होगी, बुनियाद होगी। फॉर सपोज यहां हम अगर जेनेटिक फाउंडेशन की बात करेंगे तो केमिकल, एक तो केमिकल नेचर की बात करते हैं, हम क्या करते हैं, केमिकल नेचर, उसकी जो जेनेटिक कंपोनेंट्स होते हैं, उनके बाद उनकी जो 3D स्ट्रक्चर होती है वो कैसे होगी उनकी, तो हम उनकी बात करते हैं। अब यहां जब हम केमिकल नेचर, 3D स्ट्रक्चर की बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, तो कौन सा प्रोसेस आ जाता है, क्या होता है उसके अंदर। जैसे हम सिंपली डीएनए की बात करेंगे, उनकी केमिकल नेचर क्या है, उनकी 3D स्ट्रक्चर कैसे है, तो ये जब केमिकल नेचर में जाएंगे, उनकी 3D स्ट्रक्चर है तो जेनेटिक कंपोनेंट, लेकिन जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स का हिस्सा है, ये उनकी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, हेरिडिटी कैरेक्टर्स है, वो बना रहा है। मतलब जब हम उनकी केमिकल नेचर देखते हैं, 3D स्ट्रक्चर देखते हैं, तो वो बायोकेमिस्ट्री का बुनियाद बन जाती है। अब इसमें डीएनए में अगर इस जेनेटिक इंफॉर्मेशन में देखेंगे तो इनके बेसिक जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड होता है और दूसरा होता है न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड का मतलब क्या होगा कि वो कंपोनेंट्स जिसके पास क्या होगा, बेस भी होगा, जिसके साथ शुगर भी होगी और जिसके साथ फास्फेट भी अटैच हुआ होगा, तो उसको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। लेकिन जब हम जस्ट यहाँ न्यूक्लियोसाइड की बात करते हैं तो उसमें जस्ट क्या होता है, उसके अंदर जस्ट ये बेस और शुगर होता है, तो वो कंपोनेंट क्या कहलाता है, दैट इज नोन एज द
न्यूक्लियोसाइड। अब इनकी केमिकल नेचर क्या है, शुगर और बेस ये फास्फेट आपस में कैसे बनते हैं, 3D स्ट्रक्चर कैसे बनेगी डीएनए की, और उनकी केमिकल नेचर क्या है, और ये जेनेटिक कैरेक्टर्स कैसे मुंतकिल करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज कैसे होती है। तो पूरा जब हम उसका मुतालिया करते हैं तो उसको हम फाउंडेशन करार देते हैं किसका, बायोकेमिस्ट्री की। तो ये चौथी फाउंडेशन हुई किसकी, बायोकेमिस्ट्री की। अब हम जो लास्ट वन है फाउंडेशन वो डिस्कस करेंगे किसकी, बायोकेमिस्ट्री की लास्ट फाउंडेशन, दैट इज कौन सी है लास्ट फाउंडेशन बायोकेमिस्ट्री की, जो लास्ट फाउंडेशन है उसको कहते हैं इवोल्यूशनरी फाउंडेशन। इवोल्यूशनरी फाउंडेशन कहते हैं उनको, क्या बोलते हैं उनको, इवोल्यूशनरी फाउंडेशन। और सेल की इवोल्यूशन कहां से हुई, कैसे हुई। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो बने हुए हैं उनका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एज बिल्डिंग ब्लॉक हैं वो कैसे उनका जन्म हुआ, उनकी इवोल्यूशन कहां से हुई अकॉर्डिंग टू, क्योंकि पहले जब स्टार्टिंग में जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की इवोल्यूशन हुई, प्रोसेस हुआ, जब उनकी बात करते हैं हम, तो उसमें क्या होगा कि जो अर्थ को देखेंगे, अगर हम सी को देखेंगे, तो इन दोनों में जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनकी मिकदार जो है बिल्कुल वो ट्रेस अमाउंट में, किसमें है वो बिल्कुल भी ट्रेस अमाउंट में, उनकी बिल्कुल कम है मिकदार इन द अर्थ एंड द सी। लेकिन अकॉर्डिंग टू हाइपोथेसिस के मुताबिक क्या हुआ कि ये जो एवोल्यूशनरी हम फाउंडेशन पढ़ रहे हैं कि बायोकेमिस्ट्री की, उसने एवोल्यूशनरी फाउंडेशन कैसे रखा, उसका फाउंडेशन कैसे रखा, तो अकॉर्डिंग टू हाइपोथेसिस क्या हुआ कि यहाँ जो है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हुआ, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हुआ। जब उसके बाद क्या हुआ, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के बाद क्या हुआ, लाइटनिंग का प्रोसेस हुआ। क्या हुआ, लाइटनिंग का प्रोसेस। लाइटनिंग के प्रोसेस के बाद क्या हुआ, जब लाइटनिंग का प्रोसेस हुआ उसके बाद वोल्केनिक इरप्शन जब हुई, क्या हुआ, वोल्केनिक इरप्शन जब हुई। तो अब इसमें जब वोल्केनिक इरप्शन, इस प्रोसेसेस के दौरान ये जो बायोमॉलिक्यूल्स की मिकदार है, जिसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, उनकी जो मिकदार है वो ज्यादा हो गई। तो इसलिए वो बायोमॉलिक्यूल्स कौन से, वो बायोमॉलिक्यूल्स क्या हुए, कौन से बायोमॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल ऑफ जो है वो कार्बोहाइड्रेट है, बायोमॉलिक्यूल जो है वो लिपिड है, बायोमॉलिक्यूल जो है वो प्रोटीन्स हैं। तो उनकी मिकदार आफ्टर दिस प्रोसेसेस अकॉर्डिंग टू हाइपोथेसिस वो बढ़ गई। जब इनकी जो मिकदार है, क्वांटिटी बढ़ गई, तो वो क्या, क्योंकि ये तो ऑलमोस्ट इस बायोकेमिस्ट्री के हिस्से में उनके अंदर पढ़े जाते हैं, तो ये इवोल्यूशनरी फाउंडेशन जो है वो किसकी बुनियाद रखती है, वो बायोकेमिस्ट्री की बात जो है वो फाउंडेशन रखती है। दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। लेटर वी विल हैव टू डिस्कस अबाउट इन नेक्स्ट क्लास स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।